नेक्स्ट है वायु के अंदर लेने को कहते हैं, तो वायु के अंदर लेने को हम निश्वसन कहा जाता है। वायु को अगर हम अंदर लेते हैं तो उसे निश्वसन कहा जाता है, और बाहर निकालते हैं तो उसको श्वसन कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। निश्वसन या इंस्पिरेशन में वायु इंस्पायरेशन में वायु ग्रहण की जाती है, बाहरी वायु फेफड़ों में भरती है, तथा उच्च श्वसन एक्सपायरेशन में फेफड़ों से वायु बाहर निकलती है। तो अगर निश्वसन में तो वायु ग्रहण की जाती है, श्वसन में वायु ग्रहण की जाती है, उच्च श्वसन में फेफड़ों से वायु बाहर निकाल जाती है। निश्वसन में डायफ्राम के पेशियों में शीतलन होने के कारण फेफड़ों में वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, फलतः वायु श्वसन क्रिया बाहर आ जाती है। मानव द्वारा सांस लेने की क्रिया 5 सेकंड में अर्थात 2 सेकंड के निश्वसन तथा 3 सेकंड के उच्च श्वसन में पूरी होती है। मनुष्य का श्वसन तंत्र कई अंगों का बना होता है। इन अंगों में महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा फुसफुस होता है, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वसन के 2 प्रकार वायु श्वसन जो O2 की उपस्थिति में होता है 38 एटीपी बनते हैं। अगर O2 की उपस्थिति में ऑक्सीजन श्वसन में जो 38 एटीपी बनते हैं, तथा अवायु या वायु की अनुपस्थिति में O2 की आवश्यकता नहीं होती, उसमें 2 एटीपी बनते हैं। ठीक है, अगर ऑक्सीजन होता है तो उसमें 38 एटीपी बनते हैं। अनऑक्सीजन होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, उसमें 2 एटीपी बनते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है जो सुमेलित है। कूपिका श्वसन जो है ये सुमेलित है। कूपिका के और श्वसन दोनों सुमेलित हैं। व्याख्या देख लेते हैं। श्वसन पथ, उसके बाद वायु होती है, फिर नासिका छिद्र में जो श्वसन जो है वायु से श्वसन में वायु होती है, वायु नासिका छिद्र में जाती है, उसके बाद मुख में जाती है, मुख गुहा में जाती है, उसके बाद फेरिंक्स वाले भाग में जाती है, फिर कंठ द्वार में जाती है, कंठ द्वार के बाद स्वर यंत्र से होते हुए श्वास नली में प्रवेश करती है, उसके बाद फिर फेफड़ों में जाती है। ठीक है, तो इस जो क्रम को है आप इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि श्वसन जो है पहले वायु में, उसके बाद नासिका में, नासिका से फिर मुख गुहा में जाती है, मुख गुहा से फिर फेरिंक्स वाले भाग में जाती है, उसके बाद कंठ द्वार में, कंठ के बाद स्वर यंत्र, स्वर यंत्र के बाद श्वास नली और फिर फेफड़ों में जाती हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में श्वसन दर है। तो मनुष्य में श्वसन दर कितनी है? तो 17 से 19 प्रति मिनट है। जो हम प्रति मिनट जो 17 से 19 बार श्वसन करते हैं। व्याख्या है श्वसन दर स्पायरोमीटर से मापते हैं। तो हम श्वसन दर किस में मापते हैं? तो श्वसन दर को स्पायरोमीटर में मापा जाता है। वयस्क पुरुष में श्वसन जो है 14 से 16 मिनट पर मिनट होता है, और नवजात शिशु की बात करें तो 44 पर मिनट होता है। बच्चे की जो श्वसन दर है वह सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसत कितनी बार श्वास लेता है? जो एक सामान्य व्यक्ति की बात करें 14, 16 या 17, 19 प्रति मिनट, तो समथिंग 16 बार श्वास लेता है एक सामान्य व्यक्ति। नेक्स्ट है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4% होती है। तो CO2 की मात्रा कितनी होती है हमारी छोड़ी हुई सांस में, श्वसन में? तो 4% होती है। व्याख्या देख लेते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग 0.04% होती है। रुधिर में CO2 की संवहन निम्नलिखित प्रकार से होता है। प्लाज्मा में घुली अवस्था में 7% होता है। प्लाज्मा में जो घुली अवस्था में 7% होता है। बाइकार्बोनेट में 70% होता है। वह कार्बनिक अम्लों के यौगिक में 23% होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अंग द्वितीयक श्वसन अंग है? तो मुख जो है यह द्वितीयक श्वसन अंग है, क्योंकि पहले तो वायु जो है नासिका में जाती है, उसके बाद फिर मुख में आती है, तो द्वितीयक श्वसन अंग क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, हम पहले तो नाक से सांस लेते हैं, उसके बाद अगर हम मुख से सांस लेते हैं तो हमारा द्वितीयक श्वसन अंग क्या हो जाएगा? तो मुख हो जाएगा। नेक्स्ट है बाएं फेफड़ों में पाए जाने वाले खंडों की संख्या है। तो बाएं फेफड़े में पाए जाने वाले खंडों की संख्या 2 है। नेक्स्ट है श्वसन के लिए निम्न में से मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो डायफ्राम है श्वसन के लिए क्या उत्तरदायी है? तो श्वसन करने के लिए डायफ्राम मुख्य रूप से उत्तरदायी है। नेक्स्ट है एल्वियोलाई में पाई जाती है। तो शल की उपकला पाई जाती है।
एल्वियोलाई में क्या पाई जाती हैं? तो एल्वियोलाई में शल की उपकला पाई जाती हैं। नेक्स्ट है मुख्य श्वसन तंत्र में किस अंग के तौर पर कार्य करता है? जो मुख्य श्वसन तंत्र में द्वितीयक रूप में कार्य करता है। मुख्य श्वसन तंत्र की बात कर रहा है कि मुख्य श्वसन तंत्र में किस अंग के तौर पर कार्य करता है? तो द्वितीयक के तौर पर कार्य करता है। नेक्स्ट है श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? श्वसन जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें हम सांस छोड़ते हैं। तो श्वसन क्या किस प्रकार की है? तो श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं हैं। में हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती हैं, इसलिए यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। नेक्स्ट है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद हैं। तो क्रेब्स चक्र हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु जो है क्रेब्स चक्र के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती हैं? तो ग्रसनी वाले भाग में पाचन और श्वसन में पाचक व श्वसन में कौन सी नलियाँ क्रॉस करती हैं? तो पाचन व श्वसन में ग्रसनी जो है वह क्रॉस करती हैं। नेक्स्ट है व्याख्या है कठोर तालु के विकास के कारण श्वास मार्ग बन जाने से हमारे अंतः नासा द्वार काफ़ी पीछे ग्रसनी में खुलते हैं। ग्रसनी में मुख्य कुहिका नासा मार्ग मिलते हैं। इस प्रकार ग्रसनी भोजन एवं वायु के लिए सहमार्ग का काम करती हैं। नेक्स्ट है भोजन को निगलते समय कौन सा भाग इसे श्वास नाल जाने से रोकता है? तो एपिग्लोटस वाला भाग जो है इसे श्वास नाल में जाने से रोकता है भोजन को। व्याख्या है ओरोफैरिंक्स मुख्य गुहा के पीछे और कोमल तालु के नीचे स्थित होता है। यह भोजन के संवहन का कार्य करता है। ग्रसनी का तीसरा या अंतिम भाग लैंग्नोफैरिंक्स कहलाता है। तो ग्रसनी का तीसरा भाग क्या कहलाता है? जो ग्रसनी का तीसरा भाग लैरिंगोफैरिंक्स कहलाता है, जो कोमल तालु के नीचे तथा कंठ के पीछे स्थित होता है। लैरिंगोफैरिंक्स ग्रसनी नामक छिद्र द्वारा ग्रास नली या घाटी द्वार या कंठ में खुलती है। घाटी द्वार एपिग्लोटस द्वारा ढका होता है। एपिग्लोटस को ग्लोटिस को ढक लेता है, फलतः भोजन कंठ में नहीं जा पाता। ग्रसनी की दीवार की पेशियों में संकुचन व शिथिलन के कारण भोजन ग्रसनी से फिसलकर ग्रास नली में जाता है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पहले का ए का 4 तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना। तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? कि बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना ही तंत्रिका तंत्र का कार्य है। बी का पहला हो जाएगा। संयोजी तंत्र का कार्य है विभिन्न ऊतकों को जोड़ना। संयोजी तंत्र का कार्य क्या है? विभिन्न ऊतकों को जोड़ना। कंकाल तंत्र का सी का सेकंड हो जाएगा। कंकाल तंत्र जो है परिचलन में सहायता करता है। कंकाल तंत्र क्या करता है? तो परिचलन में सहायता करता है। डी का 5th हो जाएगा। श्वसन तंत्र क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना है। संयोजी तंत्र का कार्य है विभिन्न ऊतकों को जोड़ना। कंकाल तंत्र का कार्य है परिचालन में सहायता करना। श्वसन तंत्र का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। व्याख्या देख लेते हैं। तंत्रिका तंत्र का कार्य संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना है। संयोजी तंत्र का कार्य विभिन्न ऊतकों को जोड़ना है। कंकाल तंत्र का कार्य परिचालन में सहायता करना है। श्वसन तंत्र का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। नेक्स्ट है मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है। तो मनुष्य के लिए सुनने योग्य जो है ध्वनि वह 60 डेसिबल होती है। ध्वनि का स्तर जो नॉर्मल ध्वनि होती है ये 45 से 60 के, सामान्य ध्वनि 40-45 या 45-60 के समथिंग होती है। जो सामान्य ध्वनि होती है जो हम आपस में बातचीत के दौरान करते हैं तो वो 45 से 60 के बीच में या समथिंग होती है। अधिकतम जो शोर वाली ध्वनि होती है ये 80 डेसिबल से अधिक वाली ध्वनि होती है। एक बार आप देख लेना इसको। नेक्स्ट है जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 30 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है।
इसमें 40-45 नहीं दे रखा है, इसलिए 30 डेसिबल ऑप्शन के अकॉर्डिंग 30 डेसिबल सही होगा। नेक्स्ट है, ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। तो 17 मीटर जो है ध्वनि व परावर्तित स्रोत के बीच दूरी होनी चाहिए, कितनी, 17 मीटर। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पहले ए का 4, तो ब्रोन बेन जो है इसका नाम स्टर्नम है। कॉलर बोन को क्लेविकल कहा जाता है। नी केप को ब्रोस्ट बेन का 4 आ जाएगा स्टर्नम। बी का फर्स्ट हो जाएगा कॉलर बोन क्लेविकल। सी का सेकंड हो जाएगा नी केप का पटेला। डी का थर्ड हो जाएगा शोल्डर का स्केपुला। ठीक है, ब्रेस्ट बोन जो है उसको स्टर्नम कहा जाता है। ब्रेस्ट बोन स्टर्नम से संबंधित है। कॉलर बोन जो है क्लेविकल, क से कॉलर बोन और क से क्लेविकल से संबंधित है। नी केप जो हमारे घुटने वाली जो हड्डी है उसको पटेला कहा जाता है। नी केप पटेला। शोल्डर ब्लेड उसको स्केपुला कहा जाता है। नेक्स्ट है, टूटी हड्डियों की सही स्थिति किससे ज्ञात की जाती है। तो टूटी हड्डियों की सही स्थिति एक्सरे से ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है जो ऊरू अस्थि जो है मानव शरीर में ऊरू अस्थि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। मानव शरीर में जांघ की हड्डी या ऊरू अस्थि फीमर सबसे लंबी अस्थि किसको कहा जाता है। फीमर को कहा जाता है। जो हमारी जांघ की हड्डी होती है इसको ऊरू अस्थि भी कहा जाता है। इसे ये पैर हाथ है। ह्यूमरस का सिर है। ह्यूमरस का सिर इसे कहा जाता है। क्लेविकल वाली हड्डी होती है असफलक, ये ग्लिनॉइड कैविटी। ह्यूमरस ये ह्यूमरस वाली हड्डी होती है, इसे रेडियस कहा जाता है। बही प्रकोष्ठिका इसे अल्ना कहा जाता है। अंत प्रकोष्ठिका ये मणिबंधिका होती है। ये नेटाकार्पल हो जाता है, ये नेटाकार्पल कहा जाता है इसको। फिर अंगुलिस्थि, यहाँ अंगुली की अस्थि होती है। अंश मेखला वग्रपात की अस्थियाँ हैं। ह्यूमरस का सिर है, फिर उसके बाद ह्यूमरस है, फिर रेडियस है, क्लेविकल है, ग्लिक्नॉइड कैविटी है, अल्ना है, मणिबंधिका है, नेटाकार्पल है, अंगुली अस्थि है। ये फीमर का सिर है, हमारे जांघ की हड्डी। श्रोणि मेखला है, फिर उसके बाद श्रोणि उलक गुहा भी कहा जाता है इसको। ये फीमर वाली हड्डी है, हमारे जांघ की हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी या लंबी हड्डी भी कहा जाता है। ये फीमर है, ये फीमर का सिर है। ये श्रोणि मेखला है। ये जंगिका, इसे टीबिया हड्डी भी कहा जाती है, पैर में पाई जाती है टीबिया हड्डी। और फिबुला भी पैर में पाई जाती है। गुलफास्ती हड्डियाँ ये भी पैर में पाई जाती हैं। मेटाटार्सल हड्डी ये भी पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट है, एक बार आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। व्याख्या देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें अक्षीय कंकाल में 80 या आंतरांगी कंकाल में 126 हड्डियाँ होती हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर तथा सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। सबसे बड़ी हड्डी तो क्या होती है, फीमर होती है जो हमारी जांघ में होती है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो हमारा कान के पीछे होती है। मानव शरीर में कुल 12 पसलियाँ और जोड़ी पसलियाँ होती हैं, तो 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं और 206 हड्डियाँ होती हैं। एक शिशु के शरीर में 270 या 280 अस्थियाँ मिलकर बनती हैं। तो शिशु के शरीर में कितनी होती हैं, 270 व 280 होती हैं। और अक्षीय कंकाल कितना होता है, 80 होता है। आंतरांगी कंकाल 126 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो नवजात शिशु में 280 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर हड्डी है। मानव शरीर में टीबिया हड्डी जो है वो पैर में पाई जाती है। ह्यूमरस जो है हाथ में पाई जाती है शायद। ये ह्यूमरस जो है हाथ में पाई जाती है। अल्ना हड्डी कहाँ पाई जाती है,
अल्ना शायद पैर में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे अल्ना हड्डी जो हाथ में पाई जाती है, ये रही अल्ना हड्डी। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है जो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं, तो मानव शरीर में 656 मानव शरीर में 656 मांसपेशियां होती हैं। मांसपेशी की बात कर रहे हैं 656 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, जो दंत वर्ग या इनेमल जो पदार्थ जो हमारे दांतों में होता है इनेमल, वह सबसे मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। व्याख्या है दांत के ऊपरी भाग पर अत्यधिक व्याख्या देख लेते हैं। दांत के ऊपरी भाग पर अत्यधिक कठोर सफ़ेद एवं चमकीले इनेमल का मोटा आवरण होता है। पूरे शरीर पर इनेमल सबसे कठोर होता है। यह मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट है अकल दाढ़ है, यह तीसरी दाढ़ होती है। जो अकल दाढ़ है यह तीसरी दाढ़ होती है। अकल दाढ़ या तीसरी दाढ़ उन दांतों के नाम हैं जो आखिर में निकलते हैं। अधिकतर लोगों को 4 अकल दाढ़ होते हैं। नेक्स्ट है कान में कितनी हड्डियां होती हैं, कान में 6 हड्डियां होती हैं। व्याख्या है मनुष्य के मध्य कण में 3 हड्डियां मनुष्य के जो मध्य कण में 3 हड्डियां होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेबिस होती हैं। चूँकि मनुष्य में कुल 2 कान होते हैं, इस प्रकार कान में 6 हड्डियां होती हैं। एक कान में 3 हड्डी और एक कान में 3 हड्डियां होती हैं। इनके नाम जो है मेलियस, इनकस तथा स्टेप्स या स्टेपिस है। बाह्य कण तथा अंत कण में हड्डियां नहीं होती हैं और टोटल हड्डियां कितनी होती है, कान में 6 हड्डियां होती हैं। शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि है, जो जबड़े के अस्थि हैं वह सर्वाधिक प्रबल अस्थि हैं। नेक्स्ट है मैंडिबल निचले जबड़े में पाई जाती है। मैंडिबल निचले जबड़े में पाई जाने वाली अकेली हड्डी है। चेहरे की हड्डियों में यह सबसे बड़ी और शरीर की समस्त हड्डियों में सबसे मजबूत जो होती है, जबड़े की हड्डी जो है वह सबसे मजबूत होती है। नेक्स्ट है लार की प्रकृति होती है, जो लार की प्रकृति अम्लीय होती है। हमारी लार कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। व्याख्या है लार अम्लीय प्रकृति का होता है क्योंकि इसका पीएच मान 6.8 होता है। जिस रासायनिक विलयन का पीएच मान 7.0 से कम होता है वह अम्लीय होता है, तथा जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है। नेक्स्ट है लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है। जो लार है वह स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। लार किसके पाचन में सहयोग करती है, जो लार है वह स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में उत्प्रेरक का कार्य करता है। निम्न में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो प्रोटीन से अमीनो अम्ल में एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम जो उत्प्रेरक का कार्य करता है। अगर हम प्रोटीन से अमीनो अम्ल बनाते हैं जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। नेक्स्ट है अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा। अग्नाशय में अगर खराबी हो तो इंसुलिन तथा ग्लूकागोन नहीं बनेगा। अग्नाशय में अगर खराबी होगी तो इंसुलिन तथा ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का स्त्रावण करता है। यकृत जो है मानव शरीर में पित्त का स्त्रावण करता है, ये पहले हमने पढ़ा हुआ था। नेक्स्ट है व्याख्या देखते हैं। पित्त जो है यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। यकृत से निकलने वाला पित्त संचयन पित्ताशय गॉल ब्लैडर में जमा होता है। पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका द्वारा आता है। पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। जो पित्त का रंग क्या होता है, जो पित्त का रंग है वह पीला और हरा होता है। पीला व हरे रंग का वर्णक होता है, क्षारीय द्रव होता है, जिसका पीएच मान 7.7। पित्त में जल की मात्रा 85% तथा पित्त वर्णक की मात्रा 12% होती है। नेक्स्ट है
निम्न में से अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? पित्त का संचय किसमें होता है? पित्ताशय। ऑप्शन नंबर डी पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट है किसके स्त्रावण में एंजाइम होते हैं? तो लार ग्रंथियों के एंजाइम स्त्रावण में जो है वह एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता? जो मूत्राशय है वो पाचक रस नहीं बनाता। आमाशय बनाता है, यकृत बनाता और अग्नाशय बनाता है। व्याख्या देख लेते हैं। मुंह में जो है लार पाचक द्रव होता है। आमाशय में आमाशय रस या जठर रस पाया जाता है। पक्वाशय या यकृत में पित्त बाइल द्रव पाया जाता है। अग्नाशय में ये पक्वाशय में जो पित्त पाया जाता है। अग्नाशय या पैनक्रियास में अग्नाशयी द्रव पाया जाता है। छोटी आंत में आंत्र रस पाया जाता है। मुख में जो लार पाई जाती है। आमाशय में जठर रस पाया जाता है। पक्वाशय में प से पक्वाशय और प से पित्त या बाइल पाया जाता है। अग्नाशय में अग्नाशयी द्रव पाया जाता है। छोटी आंत में आंत्र रस पाया जाता है। लार जो अम्लीय होती है, आमाशय अम्लीय होता है। पित्त रस जो है, पित्त या बाइल जो है वो क्षारीय होता है। अग्नाशय द्रव भी क्षारीय होता है। आंत्र रस भी क्षारीय होता है। स्रावित एंजाइम जो है, मुंह से जो एंजाइम निकलता है वह स्रावित एंजाइम टाइलिन या लार एमिलेज है। मुख से टाइलिन एंजाइम निकलता है। आमाशय से रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज वह HCl का स्रावण होता है। आमाशय जो है रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज व HCl स्रावित एंजाइम है। पक्वाशय या पित्त से एंजाइम नहीं निकलता है। अग्नाशय से ट्रिप्सिन, एमाइलेज व लाइपेज निकलता है। छोटी आंत में माल्टेस होता है। सुक्रेस, लैक्टेस, इरेप्सिन पाया जाता है। छोटी आंत में माल्टेस, सुक्रेस, लैक्टेस व इरेप्सिन एंजाइम होता है। मुख क्या कार्य करता है? मुख जो है पके स्टार्च का विलय शर्करा माल्टोस के रूप, टाइलिन जो एंजाइम है ये पके स्टार्च का विलय शर्करा माल्टोस के रूप में करता है। आमाशय में जो है रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम जो है कैसिनोजेनिन का कैसिन में परिवर्तित, प्रोटीन का पेप्टोन में परिवर्तन, कैसिनोजन का तो कैसिन में परिवर्तन करता है, प्रोटीन का पेप्टोन में परिवर्तन करता है। वसा का जल अपघटन करना और रोगाणु को नष्ट करना है। एंजाइम नहीं होता। अग्नाशय एंजाइमों की क्रिया में मदद करता है। वसा को इमल्सीकृत करना है। तो अग्नाशय का क्या कार्य होता है? पित्त रस का जो है वह अग्नाशय एंजाइम की क्रिया में मदद करता है। वह वसा को इमल्सीकृत करता है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन और पेप्टोन का पॉलीपेप्टाइड और अमीनो अम्ल में परिवर्तन करता है। एमाइलेज जो है सभी शर्करा और स्टार्च का माल्टोस में परिवर्तन करता है। लाइपेज जो है वसा को ग्लिसरोल तथा अम्ल में परिवर्तित करता है। माल्टेज जो है माल्टोस का पाचन करता है। सुक्रेस सुक्रोज का पाचन करता है। लैक्टोज का पाचन करता है। इरेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट है स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। तो स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम एमाइलेज कहलाता है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या होता है? तो एमाइलेज होता है। नेक्स्ट है पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचक रस में HCl अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है भोजन प्राय किस में पचता है? जो भोजन है वह सबसे ज़्यादा छोटी आंत में पचता है। व्याख्या देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में भोजन के अधिकांश भाग का पाचन छोटी आंत में होता है। यहाँ पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है। सामान्य आमाशय में पाचन की आंशिक क्रिया आरंभ होती है। आमाशय में तो है पाचन की आंशिक क्रिया प्रारंभ होती है, पर सबसे ज़्यादा पाचन छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है आहार नाल किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण करता है? तो आहार नाल छोटी आंत में भोजन का अधिकतम अवशोषण करता है। नेक्स्ट है लैक्टोज बना होता है। लैक्टोज जो है वह ग्लूकोज व लैक्टोज से बना होता है। लैक्टोज किससे बना होता है? लैक्टोज जो है ग्लूकोज व लैक्टोज से बना होता है। नेक्स्ट है आहार नली का सबसे लंबा भाग है। तो आहार नली का सबसे लंबा भाग क्या होता है? क्षुद्रांत होता है।
आहार नली का सबसे बड़ा भाग क्षुद्रांत होता है। नेक्स्ट है लंबा भाग क्षुद्रांत होता है। आहार नली का सबसे लंबा भाग क्षुद्रांत होता है। नेक्स्ट है विभिन्न स्तरों पर भोजन पाचित रस तथा अवशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है? तो विशिष्ट स्तरों पर भोजन पाचन रस तथा अवशिष्ट की गति को अवसंवरणी पेशिकाएं नियंत्रित करती हैं। नेक्स्ट एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की क्रिया यहाँ संपन्न की जाती है। तो एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ग्रहणी वाले भाग में संपन्न होती है। एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ग्रहणी वाले भाग में संपन्न होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन लार ग्रंथि नहीं है? तो पीयूष ग्रंथि जो है एक लार ग्रंथि नहीं है। यह मस्तिष्क में से निकलने वाली मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में होती है। कर्णपूर्ण ग्रंथि जो लार ग्रंथि है, अधोजंब ग्रंथि है, अधोजीवा, ये सारी लार ग्रंथियाँ हैं। पीयूष ग्रंथि लार ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता? जो रेनिन एंजाइम जो है ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित नहीं होता। एमिलेज जो है अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। एमिलेज ट्रिप्सिन लाइपेज जो है अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है कौन सा प्रकीर्णव एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? तो पेप्सिन एंजाइम बदलता है। व्याख्या देख लेते हैं। पेप्सिन जाइमोनोजेनिक सेल से स्रावित होता है। पहले निष्क्रिय अवस्था पेप्सिनोजन में रहता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके पेप्सिन में बदल जाता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जो है वह जल की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है। तो व्याख्या है मानव शरीर में डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण जल की कमी के कारण हो जाता है। उल्टी दस्त के माध्यम से शरीर का सारा जल निकल जाता है। इसकी पूर्ति के लिए सेलेनाइन वाटर या ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अम्लीय श्रवण किसकी विशिष्टता है? जो अम्लीय श्रवण है वह जठर रस की विशिष्टता है। व्याख्या है जठर रस आमाशय से निकलता है। जठर दिन भर में 1 से 3 लीटर तक उच्च अम्लीय जठर रस का स्रवण करता है। इसमें 97% से 99% तक जल होता है तथा 0.2% से 0.5% तक HCl अम्ल होता है। इसमें जाइमोजेनिक कोशिकाओं द्वारा स्रावित पेप्सिनोजन एवं जठर लाइपेज नामक एंजाइम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय रस में रहता है? जो HCl जो है वह आमाशय रस में या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह आमाशय रस में रहता है। व्याख्या है आमाशय के ऑक्सिनटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक आमाशय के कौन से कोशिकाओं से होता है? तो ऑक्सिनटिक कोशिकाओं से होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को नष्ट कर देता है। आमाशय से निकलने वाला जठर रस में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होता है। तो जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? तो जठर रस में पेप्सिन व रेनिन एंजाइम होता है। जठर रस में कैसा एंजाइम होता है? जठर रस में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होता है। नेक्स्ट है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है। तो उत्पाद क्या बचता है? तो ग्लूकोज अंतिम उत्पाद होता है। लार में उपस्थित जो एंजाइम है वह सलेवरी एमाइलेज स्टार्च पॉलीसेकेराइड को माल्टोज में विभक्त करता है। जो लार में उपस्थित जो एंजाइम है वह सलेवरी एमाइलेज को स्टार्च या पॉलीसेकेराइड को माल्टोज में विभक्त करता है तथा आंत में पाए जाने वाला माल्टोज एंजाइम माल्टोज को तोड़कर ग्लूकोज का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? जो यकृत जो है वह मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है।
व्याख्या देख लेते हैं। यकृत आवश्यकता से अधिक शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलकर इसका संग्रह कर लेता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। रक्त में शर्करा की कमी पड़ने पर संग्रहित ग्लाइकोजन को वापस शर्करा में बदलकर रक्त में मुक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। जो रक्त क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को जमा कर देता है और जब वह ज़रूरत पड़ती है तब वह हमें हमारे शरीर को दे देता है। इसे ही ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग है। जो यकृत जो है वह हमारे शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग है। व्याख्या देख लेते हैं। यकृत के प्रमुख कार्य हैं। यह पित्त रस यकृत कोशिकाओं द्वारा इकट्ठा करके यकृत कोशिकाओं में डाल दिया जाता है, जहाँ से आंत में पहुँच जाता है। यकृत हिपेरिन का स्त्रावण करता है। यकृत किसका स्त्रावण करता है? यकृत जो है वह हिपेरिन का स्त्रावण करता है और यह पित्त रस को कोशिकाओं द्वारा इकट्ठा करके रखता है। नेक्स्ट है, पित्त रस के माध्यम से वसा की रासायनिक संरचना को परिवर्तन क्या करता है। यह पित्त रस के माध्यम से जो यकृत जो है पित्त रस के माध्यम से वसा की रासायनिक संरचना को परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, यकृत जो है पित्त रस के द्वारा भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। जो यकृत के द्वारा जो पित्त रस के द्वारा यकृत में जो पित्त रस है उसके द्वारा जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु उसको नष्ट करता है। यह पित्त रस वर्णक द्वारा यूरिया को निर्माण करता है। जो यकृत है पित्त वर्णक के द्वारा यूरिया का निर्माण करता है। यह से यकृत व यह से यूरिया। नेक्स्ट है, यूरिया के निर्माण की प्रक्रिया में यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, यह विटामिन ए का संश्लेषण तथा विटामिन ए और सी और डी का संचयन करता है। तो विटामिन ए का संश्लेषण करता है। जो यकृत है वह विटामिन ए का संश्लेषण करता है। वह ए, सी व डी का जो है वह संचय करता है। संचय कौन करता है? तो यकृत जो है ए, सी व डी का विटामिन ए, सी व डी का संचय करता है। नेक्स्ट है, भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। नेक्स्ट है, यह रक्त के ताप को नियंत्रित करता है। तो रक्त के ताप को कौन नियंत्रित करता है? तो रक्त के ताप को अगर अंग की बात करें तो यकृत करता है और शरीर के तापमान की बात करें तो हाइपोथैलेमस करता है। पर ये रक्त के ताप की बात करें तो रक्त का ताप जो है यकृत नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, टाइलिन आमाशय की उपस्थिति में कार्य नहीं करता क्योंकि यह हो जाता है। तो टाइलिन आमाशय की उपस्थिति में कार्य नहीं करता, यह सेल की उपस्थिति के कारण निष्क्रिय हो जाता है। टाइलिन आमाशय की उपस्थिति में कार्य नहीं करता क्योंकि यह सेल की उपस्थिति के कारण निष्क्रिय हो जाता है। नेक्स्ट है, जल का सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। जल का सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? जो इंसुलिन जो है ये पाचक एंजाइम नहीं है। पेप्सिन पाचक एंजाइम है। रेनिन पाचक एंजाइम है। एमिलाप्सिन जो है ये भी पाचक एंजाइम है। जो इंसुलिन है ये अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम है पर पाचक एंजाइम नहीं है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलता है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलता है। इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने की। इसका कार्य रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखना है। तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखना किसका कार्य है? इंसुलिन का कार्य है। इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो किसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, जिससे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और यह मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदलता है? जो पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदलता है? तो अमीनो अम्ल में बदलता है। प्रोटीन पाचक क्रिया में प्रोटीन किस में बदलता है? तो अमीनो अम्ल में बदलता है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रोटीन सर्वप्रथम आमाशय में प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन के द्वारा पेप्टोन्स एवं पॉलीपेप्टाइड्स में टूटता है। जो प्रोटीन है सर्वप्रथम आमाशय में प्रोटीन पाचक एंजाइम व पेप्सिन के द्वारा पेप्टोन्स व पॉलीपेप्टाइड में टूटता है। फिर छोटी आंत में अग्नाशय रस के पाचक एंजाइम व ट्रिप्सिन एवं
काइमोट्रिप्सिन द्वारा छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में टूट जाता है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज नामक एंजाइम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के कार्बोक्सिलिक बंधों का जल अपघटन करके इन्हें अमीनो अम्लों में तोड़ता है। नेक्स्ट है आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। तो आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं क्या होती है? मुख्य कोशिकाएं होती हैं। आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं मुख्य कोशिकाएं होती हैं। पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एक पाचक एंजाइम है। प से पेप्सिन व प से पाचक। तो पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है जिसके मुख्य कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। जिसे मुख्य कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो पेप्सिन को किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? तो मुख्य कोशिका के द्वारा स्रावित किया जाता है। मुख्य कोशिकाएं पेट की ग्रंथियां उदर ग्रंथियों के नज़दीक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। मुख्य कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो पेट की ग्रंथियां उदर ग्रंथियों के नज़दीक पाई जाती है। नेक्स्ट है पूर्ण पाचक एंजाइम का स्रावण किसके द्वारा किया जाता है? तो पूर्ण पाचक एंजाइम का स्रावण अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। पूर्ण पाचक एंजाइम का जो स्रावण है वह अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मनुष्य का उत्सर्जी अंग है। तो मनुष्य का उत्सर्जी अंग क्या है? उपयुक्त सभी है। फेफड़े भी उत्सर्जी अंग है, त्वचा भी है और किडनी, ये सभी जो है उत्सर्जी अंग है। कोशिकाओं के विभिन्न उत्सर्जी अंग व उनके कार्य हैं। किडनी या वृक्क क्या कार्य करता है? किडनी जो है नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, जल के अतिरिक्त मात्रा तथा टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर करना है। किडनी क्या कार्य करती है? तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, जल के अतिरिक्त मात्रा एवं टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर करती है। त्वचा जो है जल, खनिज, लवण, श्वेत तथा कुछ मात्रा में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करना है। जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर तो त्वचा करती है खनिज, लवण आदि को, और नाइट्रोजनी अपशिष्ट व जल को जो है वह शरीर से बाहर किडनी करती है। फेफड़े क्या कार्य करते हैं? फेफड़े जो है CO2 एवं जल वाष्प को शरीर के रूप में शरीर से बाहर करना है। फेफड़े जो है CO2 को बाहर करते हैं, इतना ध्यान रख लेना आप। आंत्र जो है इंस्टेंटाइन जो है अनपचे व अन्य उत्सर्जी पदार्थों को मल के रूप में शरीर से बाहर करती हैं। आंत्र क्या करती हैं? मल के रूप में शरीर से बाहर करती हैं उत्सर्जी पदार्थों को। लीवर क्या करता है? लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में बदलता है। लीवर क्या करता है? लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में बदलता है। नेक्स्ट है उत्सर्जी एक है। उत्सर्जी क्या है? एक जैविक क्रिया है। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन एक जैविक क्रिया है। उत्सर्जन एक जैविक क्रिया है। पसीने और यांत्रिक क्रिया नहीं है, रासायनिक नहीं है, भौतिक नहीं। उत्सर्जन क्या है? एक जैविक क्रिया है। नेक्स्ट है पसीने का मुख्य उपयोग है। पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? कि शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में। पसीना है। पसीना क्या है? एक ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही। बी, सी और डी है। शरीर के तापक्रम को कम करता है पसीना, उत्सर्जक निकालता है, अधिक पानी की मात्रा को निकालता है। नेक्स्ट है वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। तो किडनी या वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई वृक्क नलिका होती है। क्या होती है? वृक्क नलिका को कहा जाता है। वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई वृक्क नलिका को कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रत्येक वृक्क का प्रमुख ऊतक अर्थात पैरेन्काइमा लगभग 10 लाख लंबी, महीन एवं अत्यधिक कुंडलित नलिकाओं का एक जटिल व ठोस पिंड है जो जिन्हें वृक्क नलिका या वृक्काणु कहते हैं। ये वृक्कों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? तो कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स का स्त्राव करना ये गुर्दे का कार्य नहीं है। रक्तचाप का नियमन करना है, मूत्र को बाहर निकालना है, शरीर के तरलों को अम्लता का नियमन करना है गुर्दे या किडनी का कार्य है। रक्तचाप का नियमन करना, मूत्र को बाहर निकालना, शरीर के तरल को अम्ल व क्षार का नियमन करना। नेक्स्ट है मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण से। कैडमियम
कैडमियम के प्रदूषण से मानव शरीर में गुर्दे या किडनी का रोग होता है। नेक्स्ट है गुर्दे किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है। जो गुर्दे या किडनी का कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन है। गुर्दे या किडनी की जो है कार्यात्मक यूनिट क्या होती है, तो नेफ्रॉन होती है। व्याख्या देख लेते हैं। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। इसका मुख्य कार्य रक्त का फिल्ट्रेशन, फिर आवश्यक तत्वों का पुनः अवशोषण तथा शेष दूषित तत्वों का मूत्र के रूप में उत्सर्जन कर शरीर में पानी और विद्युत अपघट्य की सांद्रता का नियंत्रण करना है।